जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करते हैं दो बड़े फेमस फ्रीडम फाइटर के बारे में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। हालांकि इस वीडियो में ज्यादातर चर्चा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही होगी, क्योंकि आज 14 अप्रैल उनका जन्मदिन है। क्या आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक बहुत बड़ा मतभेद हुई थी, बहुत सी डिसएग्रीमेंट हुई थी, चर्चा हुई थी कास्टिज्म के इश्यू पर, कौन यहाँ पर गलत है और कौन यहाँ पर सही। आज अंबेडकर जीवन के 135 बर्थडे एनिवर्सरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिन्हें पॉपुलर बाबा साहब अंबेडकर करके पुकारता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में सरदार वल्लभ भाई के स्टैचू के लेकर बात किया था, उस वीडियो पे भी आप देख सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आज के वीडियो में बाबा साहब अंबेडकर की आइडियोलॉजी और आइडियाज के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में एक महार कास्ट में हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में। बचपन में ही उन्होंने कास्ट ऑपरेशन झेला था। जब वो स्कूल जाते थे, वो और उनके भाई दोनों ही दलित बच्चे थे। उन्हें कहा जाता था कि घर से एक बोरी लेकर आए ताकि वो स्कूल में बिछाकर पढ़ सके। उन्हें सेम नलके से पानी नहीं पीने दिया जाता था स्कूल में। स्कूल वाले ने उनके लिए स्पेशल एक मटके रखे थे और वो मटके से खुद भी पानी नहीं पी सकते थे। सोचिए कि क्या लेवल की कंस्पिरेसी थ्योरी थी यहाँ पर। स्कूल के पियोन मटके से पानी निकालकर भीमराव अंबेडकर के हाथ पर डालते थे। जिन दिन पियोन अगर स्कूल नहीं आते थे, उन दिन भीमराव अंबेडकर और उनके भाई को सारा दिन प्यासा ही रहने पड़ता था। पैसे की कमी की वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाई को अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी। भीमराव अंबेडकर ने कड़ी मेहनत की पढ़ाई में और उन्हें स्कॉलरशिप प्राप्त हुई महाराजा ऑफ बड़ौदा की तरफ, और वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गए। उसके बाद उन्होंने अपनी डॉक्टरेट भी करी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स की फील्ड में पढ़ाई करी और लॉ की भी फील्ड में पढ़ाई करी। इस लेवल तक एजुकेशन मिलने के बाद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी लाइफ के हर एक्सपेक्ट में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होते हुए देखा। कोई हैरानी की बात नहीं है कि उन्हें डिस्क्रिमिनेशन और कास्टिज्म से सख्त नफरत थी। इस हद तक नफरत थी कि ना सिर्फ हिंदू लोग को ही गलत ठहराते थे, जो लोग कास्टिज्म प्रैक्टिस करते थे, बल्कि उन लोग को भी आलोचना करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हिंदू धर्म को ही अपनी कई राइटिंग्स में जोड़कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न सिर्फ ठोस सवाल उठाए हैं हिंदुइज्म पर, बल्कि इस्लाम पर भी। उन्होंने संस्कृत पढ़ी और उन्होंने वेदास को एक वर्थलेस सेट ऑफ बुक्स बताए हैं। उनका मानना था कि जब तक कास्ट रहेगा तब तक एक आउटकास्ट रहेगा। तो वो न सिर्फ जातिवाद के विरुद्ध थे, बल्कि वो कंप्लीट इनहाइलेशन चाहते थे कास्ट की। दूसरी तरफ एक महात्मा गांधी एक धार्मिक हिंदुत्व थे, ज्यादातर प्रिंसिपल और स्ट्रेटजी धर्म से आती थी। इनफैक्ट वो गीता को अपनी स्पिरिचुअल डिक्शनरी भी मानते थे। सही मायनों में रिलीजियस होने के नाते वो बाकी भी धर्मों को रिस्पेक्ट भी किया करते थे और कम्युनल हार्मनी की तरफ काम भी करते थे। आज के कुछ छपरी लोग रामनवमी के जुलूस में मस्जिद के ऊपर चढ़कर भगवा झंडा लहरा रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगल करवा रहे हैं और कहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियों को तोड़ रहे हैं। और इस वीडियो में देखिए कैसे मंदिर पर चढ़कर नीले झंडे लहरा रहे हैं। नीले झंडे लहरा रहे हैं। तो अब चलिए महात्मा गांधी के मुद्दे पर। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इतना रिलीजियस इंसान अपने रिलीजन पर सवाल नहीं उठाएगा। इसलिए गांधी जी के व्यूज थे शुरुआत में, एटलीस्ट कह सकते हैं वो काफी ऑर्थोडॉक्स थे। इनका मानना था कि कास्ट हिंदुइज्म का एक फंडामेंटल हिस्सा है। जो 4 वर्णों का सिस्टम है, इनका मानना था कि वो न्यूट्रल है और एसेंशियल है, लेकिन एट द सेम टाइम वो इक्वल स्टेटस के हैं। ऐसा नहीं है कि एक वर्ण एक दूसरे के ऊपर रखा जाएगा। एट द सेम टाइम इनका मानना था कि अनटचेबिलिटी हिंदुइज्म का एक पार्ट नहीं है, अनटचेबिलिटी एक पाप है, एक सीन है हिंदुओं के लिए। इसी रीजन से 1932 में इन्होंने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की भी फाउंडेशन करी थी, जिसके बाद में रीनेम कर दिया गया था हरिजन सेवक संघ में। 1924 में इन्होंने केरला के बायकोम डिस्ट्रिक्ट में बायकोम सत्याग्रह लॉन्च करी थी, जहां पर दलितों के डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, जिसमें बड़े बड़े सोशल रिफॉर्मर्स जैसे कि पेरियार ने भी पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच में और महात्मा गांधी की सोच में। गांधी जी के जो व्यू थे शुरुआत में, उसे काफी प्रॉब्लमेटिक कर सकते हैं, उन्हें काफी ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव थे, इस हद तक कि वो कास्टिज्म के विरोध खुलकर वो नहीं बोलते थे। 1920 में उन्होंने पब्लिकली उन्होंने कहा था कि इंटर मैरिज और इंटर डाइनिंग को सपोर्ट नहीं करते महात्मा गांधी। कभी किसी मुस्लिम या ईसाई के साथ लड़ाई नहीं की, लेकिन इतने सालों में मैंने कभी किसी मुस्लिम या ईसाई परिवार से फल के अलावा कुछ नहीं खाया। इत्तेफाक की बात है कि महात्मा गांधी के बेटे मनीलाल को एक मुस्लिम लड़की फातिमा से प्यार हो जाती और गांधी जी इनका शादी से सख्त अगेंस्ट थे, इनकी शादी को होने नहीं दी। 1927 में एक बार फिर से उनके दूसरे बेटे देवदास एक लक्ष्मी नाम की लड़की से शादी करना चाहते थे और गांधी जी इसके भी अगेंस्ट थे, क्योंकि वो सेम कास्ट से बिलोंग नहीं करते थे। बनिया ब्राह्मण की शादी गांधी जी सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन यह बात सफेद झूठ होगी अगर आगे की कहानी आपको नहीं बताऊं तो, क्योंकि वक्त के साथ साथ गांधी जी की जो सोच थी वो और प्रोग्रेसिव बनती चली गई। 1932 में इन्होंने अपनी राय बदली इंटरकास्ट मैरिजेस में। गांधी जी ने माना कि वो पहले गलत थे। उन्होंने कहा कि जो इंटरकास्ट मैरिजेस पर रिस्ट्रिक्शन है वो एक्चुअली में हिंदू सोसाइटी को और वीक बनाने में लग रही है, और इसी के दूसरे रिलीजन या कास्ट के लोगों के साथ खाना खाना या शादी करना, इस पर जो रुकावटें हैं
वे हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं, ये बाद में हिंदू धर्म में आई, शायद जब हिंदू धर्म अपने पतन की तरफ। आज के समय में ऐसी रुकावटें हिंदू समाज को कमजोर कर रही हैं। और इसी के साथ ही अगले ही साल गांधी जी के बेटे देवदास फाइनली लक्ष्मी से शादी कर पाए। 1946 में बात इस हद तक पहुंच गई कि उन्होंने कहा कि वो अपने आश्रम में लड़के और लड़कियों की शादी नहीं होने देंगे जब तक उनमें से एक कोई हरिजन यानी लोअर कास्ट का नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनका बस चले तो वो सारी लड़कियों को कहें कि एक लोअर कास्ट के पति ढूंढे। दूसरी तरफ 1935 में एक कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अम्बेडकर ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि वो हिंदुइज्म को छोड़ना चाहते हैं। ये मेरा मिसफॉर्चून था कि मैं अछूत के कलंक के साथ पैदा हुआ। हालांकि मेरे पैदा होने में मेरा तो कोई दोष नहीं, लेकिन ये जरूर मेरे पावर में है कि मैं हिंदू रहते हुए नहीं मरने वाला। शुरुआत में उन्होंने अपना इंटेंशन में बताया था कि वो सिखिज्म में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन कुछ रीजन की वजह से उन्होंने ये नहीं किया और बाद में ही उन्होंने अपने बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया। ओवरऑल अगर बात करें तो शायद सबसे बड़ी डिसएग्रीमेंट रही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेकर। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब है कि देश में एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी होगी जहां पर सिर्फ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का इंसान ही खड़ा हो सकता है इलेक्शन लड़ने के लिए, और वोटिंग के वक्त भी उसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग वोट डालने जा सकते हैं। आज के दिन क्या होता है, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी होती है और आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी में अपने एमपी के लिए वोट डालते हैं और अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जितने भी लोग रहते हैं सब वोट डाल सकते हैं अगर वो 18 साल से ऊपर है तो। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट्स में एक स्पेसिफिक मान लो सिख या मुस्लिम या क्रिश्चियन कैंडिडेट खड़ा है तो सिर्फ सिख लोग या मुस्लिम लोग या क्रिश्चियन लोग ही वोट डाल सकते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बाकी लोग वोट भी नहीं डाल सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं आपको। ब्रिटिश राज में 1919 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए इंडिया में, और 1919 ईस्वी में क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को और सिख्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले इंडिया में। अब बात यह थी कि डॉक्टर अंबेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहते थे दलित्स के लिए भी, लेकिन गांधी जी इसके सख्त विरोध थे। 1931 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, वहां पर गांधी जी ने जाकर ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी डिमांड्स रखी थी। इन्होंने कहा कि अनटचेबल भी हिंदू है, इन्हें माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। ये भी चाहते थे कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स और बाकी सब माइनॉरिटी के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए हैं उन्हें भी हटा दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अंबेडकर चाहते थे कि दलित्स को भी माइनॉरिटी डिक्लेयर किया जाए इंडिया में और उन्हें भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया जाए। आपको क्या लगता है वैसे किसकी सुनी होगी? आंसर बड़ा सिंपल है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार हमेशा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलती थी। 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड ने एक कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया। न सिर्फ इन्होंने यह कहा कि जो माइनॉरिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले हुए हैं वो रिटेन रहेंगे, वो हटाए नहीं जाएंगे, बल्कि इन्होंने यह भी कहा कि दलित अब एक सेपरेट माइनॉरिटी कैटेगरी में बनेगी और दलितों को भी अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाएंगे। और गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। गांधी जी का मानना था कि किसी भी टाइप के सेपरेट इलेक्टोरेट्स से देश यूनाइटेड नहीं रहेगा। वो अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार थे इस चीज को लेकर। इसलिए गांधी जी बैठ गए फास्ट पर और फिर उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर अंबेडकर पर बहुत ज्यादा प्रेशर था इस चीज को लेकर। एक तरफ वो अपनी मनमाना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ वो देख रहे थे कि अगर गांधी जी को सही में कुछ हो जाता है तो इससे दलितों की इमेज भी खराब हो सकती है। तो डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी ने एक हिस्टोरिक समझौता किया यहाँ, जिसका नाम है पुणे पैक्ट। अपने स्कूल की किताबें में पढ़ा ही होगा। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी ने एक कॉम्प्रोमाइज किया, दोनों अपनी पोजीशन से एक स्टेप नीचे उतरे और ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स करने का निर्णय लिया। ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स क्या है? बेसिकली ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर जो इलेक्टेड पॉलिटिशियन होगा वो एक स्पेसिफिक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करेगा, लेकिन वोट डालने की बात आएगी तो सारे लोग, जो सारे वोटर्स उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं वो सब वोट डाल सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक कम्युनिटी ही वोट डाल सकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी को कन्विंस किया अपने डिमांड्स को लेकर। उन्हें चिंता थी कि अगर ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स होंगे तो जो मेजोरिटी कमेटी वो अपना कोई पपिट दलित कैंडिडेट खड़ा कर देगी उससे जिताने के लिए। तो इस प्रॉब्लम का अवॉइड करने के लिए गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दोनों ने कहा कि हम एक फ्री इलेक्शन करेंगे जिसमें सिर्फ दलित वोट कर पाएंगे और दलित कुछ 4 कैंडिडेट को चुनेंगे और उन 4 कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट चुना जाएगा। जब सारे वोटर्स वोट करेंगे तो साथ ही साथ जो ओरिजिनल नंबर ऑफ रिजर्व सीट थी वो 71 थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी को कन्विंस किया कि इसे बढ़ा दिया जाए 148 तक। अब अगर पॉलिटिकल एजेंडा को छोड़कर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट पर बात करते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। इनकी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल थी, एजुकेट, एडिटेड, ऑर्गेनाइज। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल 1927 की महाड़ सत्याग्रह में महाराष्ट्र में एक म्यूनिसिपालिटी है महाड़, जहाँ पर ये अपने ढेरों फॉलोअर्स के साथ एक टैंक में पानी पीने गए। बड़ी सिंपल सी लगती है, लेकिन बहुत से अपर कास्ट हिंदू उस वक्त इसके सख्त अगेंस्ट थे। एक ऑलमोस्ट राइट जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। बीच में पुलिस को इंटरफेयर करने आना पड़ा। इन्हीं अपर कास्ट हिंदुओं ने बाद में उस वाटर टैंक को प्यूरिफाई करने के लिए उसमें कुछ दूध, दही जैसी चीजें भी डाली थी।
सेम ईयर 25 दिसंबर को डॉक्टर अंबेडकर और उनके फॉलोअर्स ने कैंपेन भी जारी करी मनु स्मृति को जलाने के लिए। मनु स्मृति एक एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट है जहाँ पर कास्ट के रूल लिखे गए हैं और ये जिस दिन उन्होंने किया उसे मनु स्मृति दहन दिवस भी करके मनाया जाता है। एक और बड़ी फेमस मूवमेंट रही थी, नासिक कालाराम टेम्पल में दलितों को अंदर घुसने नहीं देते थे, तो इन्होंने मार्च करी थी, एक प्रोसेशन मार्च करी थी इसके विरोध। फ्रेंच रेवोल्यूशंस भी बहुत ज्यादा इंस्पायर थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। ना सिर्फ इन चीजों को संविधान में उन्होंने मेंशन किया बल्कि प्रीएम्बल में भी लिखा और इन्हीं का मेंशन उन्होंने महान सत्याग्रह में भी किया था। हम सब यह केवल पीने के पानी के लिए नहीं, पानी पीकर हमें ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। हम लड़ रहे हैं पानी पीने के अधिकार के लिए, लेकिन ये लड़ाई केवल हमारे ह्यूमन राइट्स की लड़ाई भी नहीं। हमारा मकसद फ्रेंच क्रांति से कम नहीं। ये क्रांति हुई थी सोसाइटी के रिकंस्ट्रक्शन के लिए। जो पुरानी सोसाइटी थी फ्यूडल इनइक्वालिटी पर बेस्ड, उसको इरेडिकेट करने के लिए, एंड टू क्रिएट अ न्यू सोसाइटी व्हिच इज बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी लेकिन एंड भूलिए मत, फ्रेटर्निटी। ऐसा नहीं है कि हर देश में कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमेशा सही रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अमेरिका को ही देख लीजिए, जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो उसमें इक्वालिटी नहीं थी, ना ही काले लोगों के लिए इक्वल राइट्स थे। बाद में मार्टिन लूथर किंग ने 1950 और 1960 के दशक में अमेरिका में काले लोगों के लिए संघर्ष किया समान अधिकारों के लिए, और ना ही औरतों के लिए वोटिंग राइट थे। लगभग 75 ईयर्स लगे अमेरिका को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड करने में कि स्लेवरी को अबॉलिश किया जाए। एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट डॉक्टर अंबेडकर की रही है पंडित जवाहरलाल के साथ मिलकर हिंदू कोड बिल लाने में। ये हिंदू औरतों के लिए काफी प्रोग्रेसिव कदम है जो इनकी सुरक्षा करने में हेल्प करता है। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम बाकी धर्मों के लिए नहीं आ पाया 10 सिचुएशन की वजह से, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी बात करी जाती है, उम्मीद है कि ऐसे ही प्रोग्रेसिव रिफॉर्म हर धर्मों में लाया जाएगा। आजकल हम दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर के आइडिया से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हम सही मायने में उन्हें ट्रिब्यूट देना चाहते हैं तो उन्हें ये लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी प्रिंसिपल ग्राउंड पर सही मायनों में इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। हम सब जानते हैं कि आज के दिनों में कास्टिज्म कितना ज्यादा देखने को मिलता है। इस वीडियो को आप जरूर देखिए। मंदिरों को पवित्र मत करो। ये भगवान श्री राम का मंदिर है, इनके चरणों में मैंने भी गंगा जल छिड़का है। गंगा जल से पवित्र क्यों होगा? पवित्र लोग आ गए। तो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष आए थे यहाँ पे, जो भी होंगे। और इंटर कास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजेस से लोग आज भी कितना दूर भागते हैं, इस वीडियो को भी देखिए। अगर सोसाइटी को और स्ट्रॉन्ग करना है, देश को यूनाइटेड बनाना है, तो हमें इंटर कास्ट मैरिजेस, इंटर रिलीजियस मैरिजेस को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरे को सब्सक्राइब कीजिए और एक और वीडियो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में बनाया गया है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाइए उसको भी वीडियो को देखिए और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।